हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। और आज है 8 मार्च। ठीक है। और 8 मार्च को जो है अंतर्राष्ट्रीय महिला जो है दिवस मनाया जाता है, सभी जानते हैं। ये पहला फैक्ट हो गया, आप इसको याद भी रखेंगे। और ये एग्जाम के दृष्टिकोण के साथ साथ जो है नॉलेज के लिए भी बहुत ज़रूरी है 8 मार्च। चलिए आइए शुरू करते हैं हम अपने सीरीज़ को। देखते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट है आज के एग्जाम के लिहाज से। सबसे पहले यहाँ पर देख लीजिए, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो मिशन है ना, अभी केंद्र सरकार ने जो है 10,372 करोड़ रुपये का मिशन लॉन्च किया गया। यहाँ आंसर मीन्स राइटिंग में काम आता है सब चीज़। जब बोलेगा कि अब बताइए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए भारत सरकार ने क्या कदम उठाए हैं, तो आपको इसी मिशन का यहाँ पे क्या देना होगा, कोटेशन देना होगा, इसी इसी को टैग करना होगा। तो यहाँ पे बताना होगा कि इससे जब अगर ये मान लीजिए सक्सेसफुल हो जाता है हमारा मिशन, तो ये कहाँ पे, शिक्षा के क्षेत्र में, स्टार्टअप के क्षेत्र में, शोधकर्ता, ठीक है, उद्योग के क्षेत्र में एक बहुत बड़ा जो यहाँ पे अमूलचूल परिवर्तन देखने को मिलेगा। ये सब मेन्स आंसर राइटिंग में काम आएगा आपको। इसको ध्यान में रखेंगे कि जो कृत्रिम जो मेधा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, वो किससे जुड़ा हुआ है, किन किन क्षेत्रों को प्रभावित करेगा। तो एजुकेशन, आपको बस ऐसे जो सर्कल मार करके यहाँ पे लिखना होगा। और जो आर्टिफिशियल जो इंटेलिजेंस है उसका जो प्रभाव है यहाँ पे क्या क्या देखने को मिलेगा आपको, शिक्षा के क्षेत्र में देखने को मिलेगा, फिर आपके उद्योग जगत के क्षेत्र में देखने को मिलेगा। ऐसा करके आप आंसर राइटिंग को अपने क्या करेंगे, फीड करेंगे। ठीक है, चलिए इसके बाद देख लेते हैं हम लोग चुनावी बॉन्ड को लेकर। आपको पता ही है चुनावी बॉन्ड जो योजना था उसको जो है असंवैधानिक करार दे दिया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के बारे में भी देखेंगे, पहले थोड़ा चुनावी बॉन्ड के बारे में देख लीजिए। देखिए चुनावी बॉन्ड जो है ना, आर्टिकल जो है 19 जो हमारा फंडामेंटल राइट है, आर्टिकल 19 जो है ना हमारा फंडामेंटल राइट है, जो कि राइट टू स्पीच, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच, मतलब फ्रीडम ऑफ स्पीच से क्या करता है, डील करता है। और आरटीआई, आरटीआई राइट टू इन्फॉर्मेशन 2005 का, उसका उल्लंघन कर रहा था, उसका वायलेशन कर रहा था ये चुनावी बॉन्ड योजना। क्योंकि यहाँ पे गुप्त तरीके से जो है ना पे चंदे वगैरह दिए जा रहे थे, डोनेशन वगैरह दिए जा रहे थे। और लोकतंत्र में ये सब स्वीकार नहीं है कि आप जो है गुप्त तरीके से काम करें। ठीक है, जनता को अधिकार है कि उनकी जो पार्टियां जिनको वोट देते हैं उनका जो सोर्स क्या है, उनका इनकम का, तो ये तमाम जो जानकारियाँ जो है ना इसमें नहीं मिल पा रहा था। और जब राइट टू इन्फॉर्मेशन जो आरटीआई के तहत अगर इन्फॉर्मेशन मांगा जाता था तो बोलता था कि ये जो है संवेदनशील जो इन्फॉर्मेशन आपको जो नहीं दिया जाएगा, तो सही नहीं है। ये हो गया चुनावी बॉन्ड। ठीक है, दूसरा ये सुप्रीम कोर्ट पे। सुप्रीम कोर्ट जो है ना अभी वर्तमान में जो इनकी जो संख्या, जजों की संख्या है ना 34 है। ठीक है, 33 प्लस 1, 1 कौन है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो गए, और 33 जो हो गए और आपके सुप्रीम कोर्ट के जजेस हो गए। तो अभी 34 थे। ठीक है, टोटल कितना जजेस है अभी, 34। इनका अपॉइंटमेंट या नाम का सिफारिश कौन करता है, कॉलेजियम सिस्टम, कॉलेजियम सिस्टम करता है। फिर जाकर राष्ट्रपति क्या करते हैं, उनको अपॉइंट करते हैं। ठीक है, और देख लीजिए जो इनको सुप्रीम कोर्ट को जो है ना, सुप्रीम कोर्ट जो जजेस है ना, उनको जो है बहुत सारे जो ऐसे प्रिविलेज दिए गए हैं ताकि स्वतंत्रता होके, स्वतंत्र होके बिना दबाव में आके जो है काम कर सके। ठीक है, क्योंकि राज्य व्यवस्था में एक स्वतंत्र जो है न्यायपालिका का होना बहुत जरूरी है। क्योंकि यूपीएससी में यही क्वेश्चन पूछा था, मैंने कल भी डिस्कस किया था और आज भी कर दे रहा हूँ कि राज्य व्यवस्था में, ठीक है, जो हमारा जो स्ट्रक्चर है राज्य व्यवस्था का, उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल क्या है, तो यहाँ पे स्वतंत्रता का मतलब न्यायालय का स्वतंत्र होना बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। ठीक है, चलिए इसके बाद हम आपको बता दें, अगर मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट के जजेस को हटाना चाहते हैं तो उसको उसके लिए जो है ना महाभियोग का एक प्रक्रिया है, महाभियोग का प्रक्रिया। लेकिन याद रखिएगा महाभियोग जो है ना सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति को हटाने के लिए यहाँ पे जो यहाँ पर शब्द का प्रयोग किया जाता है, इम्पीचमेंट, आर्टिकल 61, याद रखिएगा उसको इम्पीचमेंट बोलते हैं। लेकिन जो महत्वपूर्ण पदे होते हैं ना उनको भी हटाने के लिए संसद की भूमिका हो जाती है। जैसे इनको अगर जजेस को हटाना होगा, सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाना होगा, तो दोनों सदनों में प्रस्ताव लाने होते हैं। ठीक है, अब प्रस्ताव जो लाने होंगे, फिर प्रस्ताव सक्सेसफुल हो जाएगा तब आगे की कार्रवाई जो यहाँ पे बढ़ता है। ठीक है, चलिए ये फैक्ट को आप याद रखेंगे। आर्टिकल 370 आपको पता ही है, जम्मू कश्मीर से जुड़ा हुआ था। लेकिन जम्मू कश्मीर को जो है 19 अगस्त 2019 को क्या गया, इसके जो तमाम जो प्रावधान थे, तमाम जो फैक्ट थे, ठीक है, उसको जो है रद्द कर दिया गया। अब जो है हमारा जम्मू कश्मीर जो है यूनियन टेरिटरीज का पार्ट है। अभी जो वर्तमान में 28 जो है स्टेट है, 28 स्टेट है और 8 यूटी है, आप याद रखिएगा। जितने यूटी के जो हेड होते हैं ना उसको जो है कौन वहाँ पे अपॉइंट करते हैं, राष्ट्रपति अपॉइंट करते हैं। आपको ये भी बता दें दिल्ली का जो मुख्यमंत्री है ना, ऐसे नॉर्मली मुख्यमंत्री जो चीफ मिनिस्टर होते हैं उनको अपॉइंट कौन करता है, गवर्नर करते हैं, राज्य के गवर्नर करते हैं, राज्यपाल करते हैं। लेकिन दिल्ली के केस में क्या हो जाते हैं, यहाँ पे जो है राष्ट्रपति अपॉइंट करते हैं। ठीक है, याद रखिएगा इस फैक्ट को। चलिए आगे मूव करते हैं हम लोग। आज जो है इंपॉर्टेंट न्यूज़ को खोजने में बहुत मुझे जो है ना मतलब चैलेंज जो है फील करना पड़ा। क्यों, क्योंकि आज इस तरह का आर्टिकल नहीं दिखा मुझे, लेकिन फिर भी मुझे डीपली जाके चीज़ों को खोजा। देखिए अभी जो है ना एक नया मामला देखने को मिल रहा है।
रूस और जो है यूक्रेन के बीच में आपका क्या चल रहा है, युद्ध चल रहा है। युद्ध के बारे में सभी पता है क्यों क्यों हुआ, कैसे हुआ, वो सब ठीक है। लेकिन इसमें नया फैक्टर क्या है कि जो भारतीय वहाँ पर जा रहे हैं काम करने के लिहाज से कि चलो रसिया में हम लोग काम करेंगे, ठीक है, तो वहाँ पे क्या हो रहा है, धोखे से जो इंडियन है उनको जो है युद्ध में शामिल कर लिया जा रहा है, मतलब एक जाल, एक प्रो प्लान के माध्यम से। तो इसका जो है यहाँ पे अभी जो है जैसे ही भारत सरकार के संज्ञान में आया है, उसको जो है यहाँ पे जांच पड़ताल किया जा रहा है, और जो जो भी इस गिरोह में शामिल हैं उनको भी पकड़ा जा रहा है। तो मुद्दा यहाँ पे ये है कि जो जो जाते हैं यहाँ पे, जैसे रूस में अगर यूक्रेन में आप जबरन किसी को युद्ध में धकेल दे रहे हो, ये बात नहीं ना है। यहाँ पे आर्टिकल 21 को याद रखिएगा। आर्टिकल 21 क्या है, राइट टू प्राइवेसी है, और आपको विदेश जाने का जो अधिकार है ना, इसी आर्टिकल से आपको मिलता है। ये एग्जाम में पूछे गए हैं। आर्टिकल 19 याद रखिएगा, आपको जो अधिकार देता है कि आप अपने देश के कहीं भी घूम सकते हैं, अपने देश के अंदर कहीं भी घूम सकते हैं। तो आर्टिकल 19 याद रखिएगा, और आर्टिकल 21, ये फैक्ट को आपको याद रखना है। पूरा आर्टिकल में बस यही चीज बात किया गया है। फिर यहाँ पे बात करेंगे, अगला है ठगी का संजाल। आपको पता ही है ना कि किस तरह से जो है यहाँ पे अब जो मतलब इंटरनेट के माध्यम से, ठीक है, इंटरनेट के माध्यम से जो ठगने का जो प्रोसेस है ना, वो देश में सीमित नहीं है, देश के बाहर भी जो यहाँ से ठगे जा रहे हैं। तो इसी पे ये आर्टिकल पूरा बेस्ड है। और यहाँ पे आपको बता दें कि नए नए तरीके जो खोजे जा रहे हैं कि कैसे लोगों को ठगा जाए, और कॉल सेंटर के नाम पे यहाँ पे जो पूरा का पूरा गिरोह शामिल होता है। तो कुल मिला के यही आर्टिकल छपा हुआ है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पे जो है आंसर मेन राइटिंग में जो आपको सजेशन में यहाँ पर देना होगा कि कैसे जो है काम जो ऑनलाइन के माध्यम से जो क्या क्या फायदे होते हैं। तो ऑनलाइन के माध्यम से क्या होता है कि काम काज के तरीकों को जो है ना, पारदर्शिता आती है, ट्रांसपेरेंसी आती है, और इससे में क्या होगा, आर्थिक जो अपराध को रोका जा सकेगा। मगर अलग अलग तरीके से खड़े किए गए ऑनलाइन जो कारोबार में जिस तरह का ठगी की घटनाएं सामने आ रही हैं, ये बहुत बड़ा अपने आप में चैलेंजेस है, चुनौतीपूर्ण है। तो इस तरह के काम को रोका जाना चाहिए। ठीक है, चलिए इसके बाद आते हैं, आज आपको पता ही है 8 मार्च महिला जो है यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। तो उनके संघर्षों की कहानी यहाँ पे जो पूरा आर्टिकल बेस्ड है, उन पे जो समर्पित है कि किस तरह उन्होंने एक लंबा संघर्ष जो है रखा है, और आज भी जो संघर्ष जारी है। कि तो इसमें हम सबसे पहला हिस्ट्री से जोड़ के देखिए, अपने बौद्ध धर्म जो पढ़ा होगा ना प्राचीन भारत में, तो उनसे यहाँ पे एक फैक्ट यहाँ पे निकल के आया कि जो भी उस वक्त जो महिलाएं थी, जो शोषण हो रही थी, जो प्रताड़ित थी, ठीक है, जो उन पे जो उनको जो वो अधिकार नहीं मिल रहा था जो कि होना चाहिए था उनके पास अधिकार। तो सबसे पहला जो प्रयास किया गया था ना, जो गौतम बुद्ध भगवान थे, उनका जो सभा था उनमें जो महिलाओं का प्रवेश को लेकर, तो याद रखिएगा थेरी, एक शब्द है आता है थेरी, और एक शब्द आता है थेरी गाथा, आता है ना। तो थेरी उनको कहते थे जो कि जो बौद्ध भिक्षुणी थी, बौद्ध क्या थी, भिक्षु थी, उसको बोलते थे थेरी। और इन्हीं की जो कहानियों को जो लिखा गया ना, उसको कहते हैं थेरी गाथा। तो इसको जो है इतिहास से जोड़ के आप देख सकते हैं बौद्ध धर्म में। ठीक है, बौद्ध धर्म मतलब बौद्ध भगवान का जन्म कहाँ हुआ था, आपको पता है, नेपाल के लुम्बिनी में हुआ था। उनके जो है प्रथम उपदेश कहाँ दिए थे, सारनाथ में दिए थे ना, सारनाथ में। फिर जो उपदेश दिए थे उस घटना को जो है धर्म चक्र परिवर्तन कहते हैं। जब वो घर अपना त्यागे तो उस घटना को क्या बोलते हैं, महाभिनिष्क्रमण बोलते हैं ना। कि तमाम शब्दावलियों को ध्यान में रखिएगा, एग्जाम यहाँ से भी प्रश्न पूछे जाते हैं सारे स्टेट पीसीएस में। बीपीएससी का तो फेवरेट टॉपिक है, क्योंकि हमारा बौद्ध और जैन का जो जननी है, धरती अपना भारत जो है जननी है, ठीक है, और बिहार में आपको चीज़ देखने को मिलेगा ज़्यादा। फिर हम लोग बात करेंगे, आगे मुद्दे पर चलते हैं। तो आगे मुद्दे पर मुझे जो कुछ खास आर्टिकल जो नज़र आते हैं, ये जिसको मैंने खोज के रखा है, ये सब जो है बॉलीवुड वाला तो आप एकदम स्किप ही करके चलेंगे। ये सब हम लोग बात करेंगे, देखिए यहाँ पे किसान आंदोलन में जो है ना, पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट को ने कहा, जो पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने कहा कि आप जो है ना बच्चों को ढाल ना बनाए, ठीक है, बच्चों को ढाल ना बनाए आंदोलन में। मुद्दा प्रश्न यहाँ से कैसे पूछेगा, आर्टिकल 24, आपने सुना ना आर्टिकल 24, ये बच्चों को जो है ना, जो बच्चे होते हैं 14 साल से कम उम्र के होते हैं, आप उसको कारखाना में या उस खतरनाक जगहों पे आप उसको नहीं लगाओगे रोजगार के लिए, ठीक है, वहाँ पे प्रतिबंध लगाता है, आप उसका शोषण नहीं करोगे। तो आर्टिकल 24 याद रखिएगा, ये भी फंडामेंटल राइट है। और फंडामेंटल राइट देखिए, एक होता है फंडामेंटल राइट और एक होता है कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, होता है ना कॉन्स्टिट्यूशन, दोनों में फर्क समझिए। दोनों अधिकार आपके संविधान में लिखे हुए हैं ना। तो हमारा फंडामेंटल राइट जो है ना कॉन्स्टिट्यूशनल राइट भी है, और हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। फर्क बस इतना है कि फंडामेंटल राइट को जो है ना प्रोटेक्ट करने के लिए, प्रिजर्व करने के लिए यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट खड़ा है हमारे लिए, ठीक है। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल राइट में जो है ना एक नॉर्मल प्रोसेस जो है ना, आपको यहाँ पे क्या करना होगा, फॉलो करना होगा। जैसे कि आप वोट देते हो ना, आर्टिकल 326 में क्वेश्चन पूछा गया यूपीएससी में, ऐसा ही पूछा गया। आर्टिकल जो 326 है ना, वो डील करता है आपको वोट देने का अधिकार को डील करता है। वो क्या हो गया, फंडामेंटल राइट हो गया। और
पब्लिक जो रिप्रेजेंटेशन जो एक्ट है ना 1951, उसके तहत भी जो है इस तरह के अधिकार की बात किया गया है, वोट देने का अधिकार। तो ये हो गया आपका लीगल राइट भी हो गया और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट भी हो गया। लेकिन फंडामेंटल राइट क्या होता है, जिसके लिए यहाँ पे जैसे 12 से 35 आपका जो आर्टिकल जो है ना, आर्टिकल 12 से 35 जो है ना डील करता है आपके फंडामेंटल राइट से, जहाँ के सुप्रीम कोर्ट अगर आपके राइट का वायलेशन होता है तो आप सीधा सुप्रीम कोर्ट जाओगे। लेकिन अगर आपके इस राइट का अगर वायलेशन होता है कॉन्स्टिट्यूशनल राइट का, तो आप सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट नहीं जाओगे, आपको नॉर्मल प्रोसीजर फॉलो करना होगा। पहले आपको सेशन वाला जाना होगा, लोकल जो बॉडी हो जज कोर्ट का, वहाँ जाना होगा, फिर वहाँ से मामला पास होगा, अपील करने के लिए आपको हाईकोर्ट जाना होगा, फिर हाईकोर्ट से आपको सुप्रीम कोर्ट जाना होगा। तो इस तरह प्रोसेस फॉलो करना होगा। लेकिन आप जहाँ पर फंडामेंटल राइट आया था आर्टिकल 12 से 35 में, सीधा सुप्रीम कोर्ट जाओगे। ठीक है, यही फर्क होता है मेन। चलिए, तो आर्टिकल 24 मैंने देखा यहाँ पे। उसके बाद क्वेश्चन कहाँ से पूछे जाएंगे अभी आपको दिखाता हूँ मैं। मैंने पूरा प्रीवियस ईयर को तो ना पूरा मतलब ध्यान में रखा हुआ, लिंक कर रहा हूँ वहाँ पर चीज़ों को कि कैसे क्वेश्चन फ्रेम होता है। सुप्रीम कोर्ट को देख लीजिए, सुप्रीम कोर्ट भी न्यूज़ में आते रहता है। तो आर्टिकल 124 डील करता है हमारा सुप्रीम कोर्ट से। ठीक है, ये हो गया। कॉलेजियम सिस्टम आप समझ रहे हो। फिर यहाँ पे बता रहे हैं अभी वर्तमान में 34 जो यहाँ पे जजेस हैं, इनको जो है बहुत सारे प्रिविलेज मिला होता है, और इनका जो है इनके कार्यकाल में इनका जो सैलरी को, उनका जो अलाउंस है, जो भत्ता है, आप कम नहीं कर सकते हो। ठीक है, बढ़ा जरूर सकते हो लेकिन कम नहीं कर सकते हो। ये हो गया इनका। और ये भी बता दें आपको, अभी जुडिशियल एक्टिविस्ट और जुडिशियल रिव्यू दो शब्द जो काफी न्यूज में रहता है। तो जुडिशियल एक्टिविस्ट जब जो शब्द है ना न्यूज में कैसे रहता है आप देख लीजिए। जो काम कार्यपालिका का है, जो एग्जीक्यूटिव का है, वो लोग काम नहीं कर पा रही है, तो यहाँ पे जो है ना कोर्ट को इंटरफेयर करना पड़ता है। उनके जो क्षेत्राधिकार है ना, उनको क्या करना पड़ता है, दखल देना पड़ता है। तो इसी को बोलते हैं जुडिशियल एक्टिविस्ट। ठीक है, अपने जो है क्षेत्राधिकार से आगे बढ़ के जो कोर्ट काम कर रही है ना, ठीक है, तो ये क्या हो गया, जुडिशियल एक्टिविस्ट हो गया। आप इसको ध्यान में रखेंगे। और ये जो है न्यूज में आता है। एक पीआईएल का आपने नाम सुना होगा, पीआईएल पब्लिक जो है इनिशिएटिव जो लेजिस्लेटिव होता है। पीआईएल का फुल फॉर्म याद रखिएगा। यहाँ पे एक जनहित याचिका बोलते हैं इसको। ठीक है, अभी मुझे फुल फॉर्म इसका याद नहीं आ रहा है, मैं जैसे ही रिकॉल कर पाऊंगा तो बताऊंगा। तो पीआईएल क्या होता है, जनहित याचिका होता है। आप जो है ना जनहित के जो है फेवर में आके, मतलब उनके जो है प्रोटेक्ट को लेकर, उनके जो अधिकारों को लेकर जो आप पीआईएल दर्ज कर सकते हो। ठीक है, ये कोई भी कर सकता है, आम मतलब कोई भी कर सकता है। जिसने इस प्रॉब्लम को फेस किया वो भी करेगा, या उसके बिहाफ में कोई और भी कर सकता है। ठीक है, तो आप लोग पीआईएल का जो है कमेंट में आप हमें बताओगे कि इसका फुल फॉर्म क्या होता है। इसके बाद आगे आते हैं तो मुझे देखने को मिलता है, देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कॉलिशन, गठबंधन होता है ना। जब किसी भी पार्टी को, गठबंधन का डेफिनेशन पूछता है, जब किसी पार्टी को जो स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता है, तो उस स्थिति में क्या करते हैं, तो लोग क्या करते हैं, गठबंधन करके पार्टियां जो आपस में मिलकर सरकार का निर्माण करती है, सरकार का निर्माण करती है। ठीक है, तो एक होता है चुनाव से पहले पूर्व में गठबंधन, और एक होता है चुनाव के बाद। तो दोनों गठबंधन होते हैं। और इस तरह का गठबंधन जो है ना सबसे पहला 1967 में देखा गया था, सबसे पहला। और जो नेता बने थे ना गठबंधन के अनुसार, वो बने थे चौधरी चरण सिंह। याद रखिएगा इस नाम को, ये बीपीएससी में बहुत बार पूछता है इस टाइप का क्वेश्चन। पहली बार जो कुछ घटना हुआ था ना, उसका नाम जरूर पूछा जाता है। ठीक है, ये फैक्ट याद रखिएगा। और आपको बता दें एक और फैक्ट याद रखिए। देखिए इतिहास में एक फैक्ट आप याद रखिए, क्वेश्चन पूछा जाता है यूपीएससी, स्टेट पीसी, सब जगह, कि मान लीजिए कोई भी व्यक्ति है ना, कोई भी व्यक्ति जो नागरिक है, कोई भी व्यक्ति, उसको 6 महीना के मंत्री बनाया जा सकते हैं। चाहे आप हो चाहे हम हो, हम भी बन सकते हैं। लेकिन हमको 6 महीना के अंदर जो है ना किसी भी सभा में, जैसे मान लीजिए अगर हम लोग स्टेट में बात करें तो विधानसभा होता है, और विधान मंडल में विधानसभा होता है, विधान परिषद होता है। ठीक है, तो अगर आप किसी भी व्यक्ति को मंत्री बना देते हो ना, तो आपको 6 महीने के अंदर चाहे इसका मेंबर बनना होगा। 6 महीने के अंदर बनना होगा। अगर नहीं बनते तो आपका जो है फिर आप उस पद पर नहीं रहोगे। इसी तरह लोकसभा में आते हैं। लोकसभा में मान लीजिए आपको डायरेक्ट प्रधानमंत्री बना दिया जाता है, एकदम प्रोविजन है। अगर आप नागरिक हो भारत के, अगर आपका उम्र 25 साल ऊपर में है, और आप जो है पागल नहीं हो, अगर दिवालियापन बैंकरप्सी नहीं हो, अनसॉल्ड माइंड का नहीं हो, तो आप जो है ना प्रधानमंत्री बन सकते हो। ठीक है, बन सकते हो, ये राइट है आपके पास। लेकिन 6 महीने के अंदर जो है ना आपको क्या लेना होगा, आपको यहाँ पे सदस्यता लेना होगा लोकसभा का या तो राज्यसभा का। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, याद रखिएगा इसको। तो उसी पर डील कर रहे थे हम लोग। चलिए आगे आते हैं हम लोग। आगे आते हैं तो क्या क्वेश्चन देखने को मिला हमें। तो अगर आपको चैनल वगैरह अगर पसंद आता है ना, हमारा कंटेंट अच्छा लगता है तरीका को, तो बहुत लोग कमेंट भी करते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है उनको, उनका कमेंट पढ़ के। ठीक है, ताकि उससे मुझे जो है एक नया ऊर्जा मिलता है कि अगला दिन जो है मुझे बेहतर करना है। फिर आ जाइए यहाँ पे, देखते हैं हम लोग क्या देखते हैं। हाँ, 82% जो फीसदी आय का जो है ना चुनावी बॉन्ड से है। चुनावी बॉन्ड का कहानी हम लोग पढ़े, शुरू में ही पढ़ लिए। अब आइए नेशनल पार्टी के बारे में। नेशनल पार्टी अभी वर्तमान में 6 हुआ है। ये डिसाइड कौन करता है कि नेशनल पार्टी एक स्टेट पार्टी, ये करता है चुनाव आयोग। वो राइट किसको दिया गया, चुनाव आयोग को दिया गया। ठीक, अब आइए यहाँ पे, और मान लीजिए कोई भी पार्टी को मर्ज करना, विघटन करना, ये अधिकार क्या है, चुनाव आयोग को ही है। ठीक है, तो याद रखिएगा नेशनल पार्टी में भारतीय जनता पार्टी है, बीजेपी। हमें यहाँ लिख देता हूँ, ईयर लिख देता हूँ, क्वेश्चन पूछता है 1988 80 में बना था बीजेपी। फिर आ जाइए यहाँ पे
आता है कांग्रेस, कांग्रेस आता है ना, कांग्रेस से पता ही पुराना जो पार्टी है और हम लोग इसको इतिहास में पढ़ेंगे ही, 1885 में बना था ईयर। फिर आपका आता है सीपीआई, सीपीआई होता है एक मार्क्सवादी वाला, 1964 में बना था, डेट याद रखिएगा, बीपीएससी में ऐसे मैचिंग वाला पूछता है। एनसीपी याद रखिएगा, नेशनल कांग्रेस पार्टी, ये बना था 2013 में। फिर आपका पता है आप पार्टी, आप पार्टी बना है ना, आप बना आपका 2012 में। बहुजन समाज पार्टी, बीएसपी, ये भी नेशनल पार्टी है और ये बनी है 1983 में। तो ये तमाम फैक्ट को आपको याद रखिएगा, यही क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है, कई दफा पूछा भी गया है। समय कितना हो गया हमारा यहाँ पे, लगभग 15 मिनट हो गया और हमारे पास 5 मिनट और है। फटाफट चीज़ों को यहाँ पे लेते हैं ताकि जल्दी से आप लोग पास अपलोड हो सके हमारा चैनल, मतलब हमारा वीडियो। इसके बाद ये देश दुनिया में देखते हैं। ये हमारे हैं फॉरेन जो है, मतलब एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर है, ठीक है। इन्होंने कहा, चाइना के कॉन्टेक्स्ट में कहा कि देखिए चाइना जो क्या करता है कि जो हमारा जो समझौता होता है ना, जो हमारा जो बीच में जो लिखित जो समझौता होता है उसको पालन नहीं करता है। कौन? चाइना नहीं करता। तो भारत कहता है कि अगर अगर चाइना भारत के साथ अगर संबंधों को मजबूत करना है, शांतिपूर्ण करना होगा ना, तो सबसे पहले जो है उनको सीमा पे जो ये लोग करते रहते हैं ना, सीमा का उल्लंघन, जैसे पैंगोंग झील न्यूज में आ गया, याद रखिएगा पैंगोंग झील जो है ना, ये यहाँ पे चाइना को लेकर यहाँ पे क्या है, डिस्प्यूट है। साथ में जो जून 2020 में ना गलवान घाटी में जो हिंसा हुआ था, ये भी जो है भारत को बर्दाश्त नहीं किया गया। भारत ने पूरा जो है इस पे बताया गया कि चाइना जो बोलता है, जो हमारी पॉलिसी बनती है, जो लिखित में जो हमारा दस्तावेज है ना, उसको बिल्कुल फॉलो नहीं करता है। तो अगर आप चाहते हो कि चाइना चाहता है कि अब भारत के साथ संबंध अच्छे हो ना, तो सबसे पहले आपको ये सबको रिजॉल्व करना होगा, तभी भारत के साथ जो है यहाँ पे संबंध अच्छे होंगे। ये हो गया पहला। अब आइए पाकिस्तान के बारे में। नहीं, पाकिस्तान नहीं, यहाँ पे किसके बारे में बात किया गया है, मैंने यहाँ पे हाईलाइट किया हुआ। हाँ, ये है जापान के बारे में। देखिए भारत और जापान जो एक पता ही आपको एक ग्लोबल पावर बन रहा है, बना हुआ ही है। तो यहाँ पे आप भारत और जापान को इग्नोर नहीं कर सकते। तो भारत और जापान के जो रिश्ते हैं ना, काफ़ी जो है यहाँ पे बेहतर हैं, ठीक है। दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं, कोऑपरेट करते हैं। ये सब तमाम अच्छी अच्छी बातें आपको देखने को मिलेगा। लेकिन जब भी अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे पर प्रश्न आएंगे ना आंसर में, राइटिंग में, तो कोशिश कीजिएगा आंसर में जो है ना अच्छी अच्छी बातें लिखने को, ठीक है। और जहाँ पे नेगेटिव बात है ना, वहाँ पे चैलेंजेस के रूप में उसको दिखाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये आर्टिकल पढ़ेंगे तो आपको यही सब चीज़ देखने को मिलेगा। तो किस तरह जो है ना सुरक्षा परिषद में जो संशोधन है, जो उसको ज़्यादा और समसामयिक बनाना है, मतलब वर्तमान के लिहाज से उसको जो है एक बेहतर जो संगठन बनाना है, यूएनओ को, भारत का प्रयास है पूरा। तो इसमें जो भारत के साथ कौन कौन है, जापान भी है, ब्राज़ील भी है, दक्षिण अफ्रीका भी है, जर्मनी, जापान, सारे को इंक्लूड है, क्योंकि ये सब डेवलप कंट्री है और इनको भी जो है ना वहाँ पे हिस्सा चाहिए अस्थायी परमानेंट का, ठीक है, मतलब परमानेंट मेंबर बनने का यूएनएससी का, क्योंकि लोग डिजर्व करते हैं। चलिए फिर आगे बात करते हैं। यूरोपीय यूनियन जो है ना, उसके जो अध्यक्ष है ना, याद रखिएगा, उर्सुला वॉन डेर वनडे एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और मैं जो है ना अभी जो भी रात में लाइव आ रहा हूँ, उसमें भी जो करंट अफेयर पढ़ाऊंगा मैं वहाँ पे, और ये सब तमाम टॉपिक वहाँ देखने को मिलेगा आपको, ठीक है। जो भी मैंने फैक्ट को कलेक्ट करके रखा है सारा डिस्कस कर देता हूँ वहाँ पे। और सुबह में न्यूज़पेपर हो जाता है हमारा, और दोपहर में एक वीडियो आता है झारखंड को ध्यान में रखते हुए, जीएस का, ठीक है, जीएस का और झारखंड पोर्शन का आता है। तो आप लोग उसको वीडियो देख सकते हैं, मैंने अपने चैनल पे अपलोड कर चुका हूँ पहले से। फिर जब हम आगे बढ़ते हैं, तो मुझे क्या देखने को मिलता है, आगे बढ़ने से मुझे देखने को मिलता है हुती विद्रोहियों। पता है ना, हुती विद्रोह को ईरान समर्थन करता है, और यमन में जो है हुती विद्रोहियों है। क्योंकि आप जो इजराइल और हमास के बीच में युद्ध दिख रहे हो ना, तो हमास के बिहाफ में ये जो है ना इस तरह का विद्रोह कर रहा है, समर्थन कर रहा है। क्योंकि जो भी अमेरिका वाला जहाज आ रहा है, जो वेस्टर्न कंट्री वाले जो जहाज आ रहे हैं, जो कि इजराइल को सपोर्ट करता है वैश्विक परिदृश्य में, तो उस पर हमले करते रहे। तो भारत के यहाँ पे जो है यहाँ पे जिम्मेवारी है कि वो इस क्षेत्रों में जो है शांति जो है यहाँ पे बना के रखें। तो भारत जो यहाँ पे बेहतर बखूबी यहाँ पे रोल अदा कर रहा है। आप हुती विद्रोहियों को याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछेगा यूपीएससी में। अब है भारत पाकिस्तान के बीच में, थोड़ा सा देख लीजिए। देखिए अभी भारत जो पाकिस्तान के जो कौन बने अभी, नवाज शरीफ बने वहाँ के प्रधानमंत्री। तो आपको बता दें, देखिए एक जो है ना कोटेशन बहुत फेमस है, और आप देखोगे विदेश नीति में इसको फॉलो भी किया जाता है, कि आप दोस्त को जो है ना बदल सकते हो, दोस्त आपका चेंज हो सकता है, लेकिन पड़ोसी कभी चेंज नहीं हो सकता। तो इसी को प्रिंसिपल को ध्यान में रखते हुए ना, हमेशा जो है पड़ोसियों के साथ हमारा संबंध बेहतर होना चाहिए, ठीक है। लेकिन ये प्रयास सिर्फ भारत ही तो नहीं करेगा, सामने देश वाला भी तो करेगा ना। तो यहाँ पर यही चीज़ को आप रेखांकित करता है। तो वहाँ के जो नवाज शरीफ जो बने ना, तो वो चाहते हैं कि हम अपने पड़ोसी देशों के साथ, भारत के साथ जो है बेहतर संबंध जो यहाँ पे स्थापित करना चाहते हैं, ठीक है। ये इनिशिएटिव आपको पाकिस्तान को लेना पड़ेगा, क्योंकि भारत ने बहुत बार मौका दिया है उसको। ये हो गया पहली बात। चलिए आगे जब हम लोग देखेंगे, तो यहाँ पे पंजाब को लेकर, देखिए पंजाब अपना भारत में भी और पाकिस्तान में भी है, ठीक है। इस तरह से बीपीएससी ने सीडीपीओ और यहाँ पे जो एग्जाम हुआ थे, सीडीपीओ हो गए थे, ऑडिट का भी हुआ था एग्जाम का, तो उसमें जो बीपीएससी कंडक्ट करवाती है, तो इसमें इस तरह के प्रश्न पूछे गए थे कि पंजाब और हैदराबाद से भारत में ही है कि और भी अन्य देशों में है। तो यहाँ पर जो है बहुत लोग कंफ्यूज कर गए थे, ठीक है। तो ये जो है आपका जगह का नाम कहाँ, आपके पाकिस्तान में भी है, ठीक है। चलिए इसके बाद हम लोग आते हैं नाटो को लेकर। नाटो जो है ना, पहले जो है 31 मेंबर हुआ करता था नाटो का,
नेशनल, नाटो का फुल फॉर्म देख लीजिए, नेशनल अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ये 1949 में बना था। ये रशिया के खिलाफ जो बना था कि रशिया जो है ना उसको काउंटर करने के लिए। अब जो इसमें 32 मेंबर हो गए। नया कौन जुड़ा है? स्वीडन जुड़ा है, याद रखिएगा, स्वीडन नया इसमें जुड़ा हुआ है। इसके बाद फिर आते हैं शहबाज, अभी पता है पाकिस्तान के बारे में मैंने डील किया इसके बारे में, जो वहाँ के भी नए प्रधानमंत्री बने हैं। फिर हम लोग बात करेंगे ज्योग्राफी का टॉपिक। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है अल नीनो क्या है, ला नीना क्या है। तो आपको बता दें जो प्रशांत महासागर है वहाँ पे अगर पानी जो होता है ना, जल जो होता है ना, नॉर्मल से अगर अधिक गर्म हो गया तो उस घटना को बोलते हैं अल नीनो। यहाँ पर डेफिनेशन लिखा हुआ है, डेफिनेशन भी पूछे जाते हैं कि मध्य प्रशांत सागर में जो सतही जल होता है ना, असामान्य से जो है ना अधिक गर्म हो जाते हैं ना, उस घटना को अल नीनो बोलते हैं। और इसके पीछे जिम्मेवार क्या है तो आपको बता दें मानवीय गतिविधियां, मानव जनित जो जलवायु परिवर्तन है ना, ठीक है, जो मानव के कारण जो जलवायु परिवर्तन आ रहा देखने को, उसके कारण जो है ना इस तरह के जो घटना देखने को मिलता है। फिर आपको बता दें तो इस तरह का जब घटना हो जाता है तो फिर बाढ़, फिर यहाँ पे सूखा, फिर वनों में आग लगने जैसे तमाम घटने देखने को मिलता है। फिर आपको बताते हैं वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, शब्द नाम सुना होगा, पश्चिमी विक्षोभ बोलते हैं हिंदी में। ठंड के मौसम में जो फरवरी या जनवरी के माह में जो आपका उत्तर वाला जो इलाका हमारा भारत का, वहाँ पे जो बारिश होता है ना, वो होता है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण। आपको बता दें जो मेडिटेरियन जो सी है ना, वहाँ से जो हवा आती है ना तो मॉइस्चर लेके आती है, और फिर जब हिमालय वाले क्षेत्र से टकराती है तो वहाँ बारिश कर देती है। उसी घटना को बोलते हैं वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ से प्रश्न पूछे गए हैं। फिर जब हम आगे आते हैं तो मुझे क्या देखने को मिलता है, तो मुझे देखने को मिलता है यहाँ पे स्पोर्ट्स सेक्शन। और स्पोर्ट्स सेक्शन में मुझे बिल्कुल भी आज कुछ इंपॉर्टेंट नजर नहीं आ रहा है, सारे बस नॉर्मल चीज बातें लिखी गई है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आपको लगता है इंपॉर्टेंट है तो आप लोग यहाँ पर पढ़ सकते हैं। और आपसे एक अपील रहेगा कि अगर हमारा जो है कंटेंट आपको अच्छा लगता है, तरीका अच्छा लगता है, ठीक है, हमारे जो है जो ट्रिक है जो आपको पसंद आते हैं, तो प्लीज़ आप उसको प्रमोट करेंगे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करके, ठीक है। धन्यवाद।